जय मध्य प्रदेश दोस्तों। आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचौड़ा बीनागंज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल का जो हमारा वीडियो था वो मध्य प्रदेश जीके को लेके था, जिसमें मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जितने भी सारे तथ्य, जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और आपको लगभग वीडियो पसंद भी आया होगा, काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी कमेंट्स आए हैं। जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत शानदार तरीके से जवाब दिए हैं। और जितने भी लोगों ने जवाब दिया है दोस्तों, सच मानिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लगभग सभी के जवाब बड़े शानदार हैं, जितने भी लोगों ने जवाब दिया है। तो दोस्तों आज भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चंस आने तक आपको हमारे साथ में रहना पड़ेगा, पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा वीडियो का। और आज का जो वीडियो है हमारा वो मध्य प्रदेश की ऋतुओं को लेके है। दोस्तों एक बात विशेष आप याद रखना, मैं जो भी मध्य प्रदेश के चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उनका दोस्तों एक क्रम बनता है। मैं क्रम वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा कि कहीं से भी उठा के कोई भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि आपको बस वीडियो आकर्षक लगे लेकिन उसका क्रम ना बने। दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है वो है क्रमशः, क्योंकि हम क्रमशः सीढ़ी बाई सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक क्रम है, इस क्रम को मैं कंप्लीट करवाने के बाद पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश जीके है वो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम क्रम से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारी ताकत बनती है। दोस्तों तो आज का जो हमारा मैटर है वो है मध्य प्रदेश की ऋतुएँ। दोस्तों मध्य प्रदेश की ऋतुएँ पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के जो मैंने आपको 7 डिवाइडेशन बताए हैं वो आप लोगों को याद होना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्रों के साथ ही मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िले, तो वो भी लगभग आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं संभाग और ज़िलों को लेके। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उससे पूछता है ना भाई किस जगह को लेके है ये। जैसे मान लीजिए यहीं पर कोई क्वेश्चन बना कि भाई आप ये बताइए अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, किस क्षेत्र में होती है, इस चीज़ को लेके ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो आपका भौगोलिक क्षेत्र प्लस संभाग और ज़िलों से आपका क्लियर होगा। और दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बताया जैसे मध्य प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या पहाड़ों के बारे में मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में जलवायु के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें ही मिलके आपको मध्य प्रदेश की ऋतुओं तक ले जाती हैं, और ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पिछले वीडियोस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं क्रम वाइज सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्रमशः ही सारे टॉपिक्स देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछले हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आप हमारे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो मध्य प्रदेश जीके के आपको मिलेंगे क्रमशः। तो दोस्तों वह भी ज़रूरी है कि आप सारे वीडियो क्रम से देखें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं। मध्य प्रदेश की ऋतुएं कह लो चाहे भारत की ऋतुएं कह लो, बात एक ही है। कल मैंने आपको मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बताया था, सेम भारत की जलवायु भी वैसी की वैसी है। तो भारत की जलवायु प्लस मध्य प्रदेश की जलवायु या मध्य प्रदेश की ऋतुएं या भारत की ऋतुएं, बात एक ही होती है। ठीक है, सेम कंडीशन बनती है, लेकिन हम यहाँ स्पेशल मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है तो मध्य प्रदेश के ही आपको ऋतुओं के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप पूरा वीडियो पूरे एकाग्रचित मन से देखेंगे और आप पूरे वीडियो को अंत तक देखने के बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। और कल जिसने सबसे अच्छा जवाब दिया था कल के वीडियो का, उसका नाम और फोटो भी यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएँ। दोस्तों मध्य प्रदेश की ऋतुएँ हों चाहे भारत की ऋतुएँ हों, मध्य प्रदेश में जो ऋतु होती हैं वो 3 ही प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कहें तो हम ग्रीष्म ऋतु आप कह सकते हैं। फिर अगर बात करें तो आप शीत ऋतु कह सकते हैं, और शीत ऋतु के बाद आप कह सकते हैं वर्षा ऋतु। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें जो विशेष रूप से पढ़ना है ना वो वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ना है। चाहे तो आप इस टॉपिक को इस नाम से भी याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की ऋतुएँ
और प्लस वर्षा के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो हम वर्षा के बारे में भी यहाँ काफ़ी सारे तथ्य क्लियर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण जिस तरीके से होता है, एक स्पेशल मैटर बनता है इसका, लेकिन हम इसी के साथ इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो 3 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है दोस्तों। तो इनके अपने जो मध्य प्रदेश में जो स्पेशल भाषा होती है, अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं, उनमें इनके स्पेशल नाम होते हैं जो हम गांवों में यूज़ करते हैं। आप लोगों को सबको पता भी होगा। और दोस्तों यकीन मानिए, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा है कि मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं होती हैं इनको और किन नामों से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं यूनाला, शीत ऋतु को कहते हैं सियाला, और वर्षा ऋतु को कहते हैं चौमासा। क्या कहेंगे? चौमासा। ठीक है दोस्तों, ये जो होते हैं ये क्षेत्रीय नाम है अपने स्पेशल मध्य प्रदेश के, जिन नामों से इनको जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं, शीत ऋतु को सियाला कहते हैं और वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। अब हमें इनकी अनुमानित, एक आपको पता है कि भाई साल में 12 महीने होते हैं, तो लगभग इनको 3-3, 4-4 महीनों में भी बांटा है कि भाई इस तरीके से इतने समय तक ये ऋतु, इतने समय तक ये ऋतु। तो हमें करीबन इनका याद होना चाहिए। डेट तो स्पेशल नहीं पूछी जाती है कि भाई कब से कब तक होता है, लेकिन अनुमानित हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु जो होती है ये आप कह सकते हैं कि मार्च से लेकर जून तक होती है। कहाँ से कहाँ तक? मार्च से लेकर जून तक कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। अब आप शीत ऋतु पे जाएं तो दोस्तों शीत ऋतु होती है नवंबर से फरवरी तक जो होती है शीत ऋतु होती है। और बरसात ऋतु जो होती है दोस्तों ये जून तक वहाँ हो गया था, तो ये जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई टू ये जाता है अक्टूबर तक। कहाँ तक? अक्टूबर तक। तो ये इनकी लगभग डेट होती है कि कौन सी ऋतु कहाँ से कहाँ तक होती है। तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतु होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म को यूनाला कहते हैं, शीत को सियाला कहते हैं, वर्षा को चौमासा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की जो समय अवधि है वो मार्च से लेकर जून तक है, वर्षा ऋतु जुलाई से लेकर अक्टूबर तक है और शीत ऋतु नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। अब हमें स्पेशल इनके बारे में पढ़ना है, एक एक ऋतु के बारे में हमें सारे तथ्य जो है वो क्लियर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा लगभग तापमान होता है वो 30 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश का जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और दोस्तों ये मार्च से जब ये स्टार्ट होता है, ग्रीष्म ऋतु जब मार्च से स्टार्ट होता है, तो मार्च से जैसे स्टार्ट होता है तो 30 तक तो लगभग यहाँ तक रहता है, और 30 से स्टार्ट होकर लगभग 47-48 तक पहुँच जाता है, यानी 47 लगभग कॉमन रहता है। यानी मार्च से इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और जून के अंत तक लगभग ये 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जून तक आपको पता है 21 जून कल अपन लोगों ने पढ़ा था, ये कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी का जो क्षेत्र बनता है वो वहीं बनता है, उसी कंडीशन में बनता है। तो लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। दोस्तों एक और विशेष बात कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस कंडीशन में रहता है? वही दिशाओं के हिसाब से पूछा, उत्तरी दिशा, पूर्वी दिशा, पश्चिम या दक्षिण। तो किस दिशा में मध्य प्रदेश का जो औसत जो टेम्परेचर होता है वो सबसे अधिक होता है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है। औसत तापमान कितना है? तो आपको पता है 21 डिग्री सेल्सियस मध्य प्रदेश का औसत तापमान है। शायद कल मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। अब मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों में जो मध्य प्रदेश का तापमान होता है वो 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मार्च से बढ़ते बढ़ते ये 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन 47 डिग्री सेल्सियस तक कहाँ का बढ़ता है? जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, उत्तरी मध्य प्रदेश, वहाँ का तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसमें भी कुछ विशेष जिले आते हैं, जैसे भिंड है, ग्वालियर है
और दतिया है। ये दोस्तों ये स्पेशल ज़िले हैं जहाँ पर गर्मी विशेष रूप से पड़ती है। यानी आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र होता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, जलवायु के बारे में हमने कल पढ़ा था। जलवायु के बारे में आप जैसे पढ़ते हैं वैसे के वैसे ही आपका क्लियर हो जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में मैंने आपको बताया था, जहाँ से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मालवा की जलवायु कैसी होती है, सम होती है। सम होने का मतलब यहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक ठंड पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, जब मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र की जलवायु सम है तो मालवा क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम मध्य प्रदेश। तो पश्चिम मध्य प्रदेश में लगभग पूर्वी भाग और उत्तरी भाग की अपेक्षा जो होती है गर्मी कैसी पड़ती है, कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ का तापमान कैसा होता है, सम होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु सम है। ठीक है दोस्तों, ये आपका लगभग क्लियर है। अब यहीं से कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु मैंने आपको बता दिया, यूनाला इसको कहेंगे। मार्च से जून तक इसकी अवधि होती है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग का तापमान जो होता है वो मार्च से बढ़ते बढ़ते 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। औसत तापमान मध्य प्रदेश का 21 डिग्री सेल्सियस है। उत्तरी मध्य प्रदेश में 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है गर्मियों के मौसम में। यानी सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ग्वालियर अंचल में या ग्वालियर संभाग में। भिंड, ग्वालियर, दतिया ये जो क्षेत्र हैं इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, यानी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा क्षेत्र की जलवायु सम है, तो हमने क्लियर पढ़ा है। फाहियान ने कहा है, जो पिछला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसमें कहा है कि मालवा क्षेत्र की जलवायु कैसी है, सम है ना, यानी कि यहाँ पे ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब एक स्पेशल बात, कुछ क्वेश्चन जो कॉमन होते हैं, जो लगभग सभी क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो लगभग चलते ही हैं ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, वो हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो दोस्तों वो है शिवपुरी, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से बताएंगे ना, टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर में सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है, शिवपुरी। और सबसे गर्म स्थान होता है कौन सा, गंज वासोदा। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गंज वासोदा। ये आप लोगों को याद करना है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है, सबसे गर्म स्थान गंज वासोदा है। दोस्तों विदिशा जिले के अंतर्गत ये आता है, जो ढेर सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा है, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था ग्रीष्म ऋतु के बारे में। अब ग्रीष्म ऋतु पढ़ने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है, पहले एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे ये पूछा था। और ग्रीष्म ऋतु पढ़ने का रीज़न क्या होता है, ये सारा का सारा जो मैटर होता है वो जलवायु वाले टॉपिक पे डिपेंड करता है। जलवायु वाले टॉपिक में मैंने आपसे कहा था ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो इस क्षेत्र में तेज़ धूप पड़ती है। तेज़ धूप पड़ने के कारण यहाँ जो होता है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और निम्न दाब का क्षेत्र बनने के साथ यहाँ शुष्क हवाएँ चलने लगती हैं। शुष्क यानी कि जिसमें नमी नहीं होती। ठीक है, आर्द्र और शुष्क दो प्रकार की हवाएं होती हैं, तो इस जगह यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी ऋतु होती है, नेक्स्ट जो हम ऋतु के बारे में बात करेंगे वो होती है हमारी शीत ऋतु। सबसे ज़्यादा हमें डिस्कस करना है वर्षा ऋतु के बारे में, क्योंकि आप स्पेशल टॉपिक भी कह सकते हैं बरसात के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट ऋतु के बारे में बात करें तो शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु को स्याला भी कहा जाता है और ये नवंबर से फरवरी तक इसकी अवधि होती है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी आप उसी से ग्रीष्म ऋतु से आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगभग ठंड पड़ती है इस क्षेत्र में। पश्चिम मध्य प्रदेश में तो आप कह सकते हैं पश्चिम मध्य प्रदेश की जलवायु समय ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक ठंड पड़ती है। और उत्तरी मध्य प्रदेश जो है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ग्वालियर अंचल वगैरह या ग्वालियर संभाग वगैरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, दोस्तों वो वाले क्षेत्र की कंडीशन क्या है, वहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, यानी अपने एशिया महाद्वीप जैसे। एशिया महाद्वीप की जलवायु कैसी होती है, नीचे दक्षिणी जो देश होते हैं एशिया महाद्वीप के, वहाँ तो गर्मी पड़ती है और उत्तरी देशों में क्या होता है, ठंड पड़ता है। तो इसी तरीके से उत्तरी क्षेत्र में सर्दियों में खूब सर्दी भी पड़ती है और गर्मियों में खूब गर्मी भी पड़ती है ग्वालियर अंचल में। तो ये शीत ऋतु की कंडीशन है। शीत ऋतु के बारे में मैंने आपसे कहा कि नवंबर से फरवरी तक। और दोस्तों शीत ऋतु से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शीत ऋतु में क्या होता है,
शीत ऋतु की क्या विशेषता हो सकती है कि भाई शीत ऋतु में क्या होता है, दिन साफ होते हैं, एकदम साफ होते हैं, धूप निकलती है, पाला भी गिरता है, ओस भी गिरती है। ये आपने सब कंडीशंस देखी होंगी, दिन साफ होता है, धूप निकलती है, पाला और ओस भी गिरता है। इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो लौटता हुआ मानसून होता है, जैसे मानसून, अभी सब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्षा के बारे में। जो लौटता हुआ मानसून होता है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून गया उत्तर भारत में, और उत्तर भारत से लौट के जब उसकी कुछ मात्रा जब वापस आती है तो राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में ये लौटते हुए मानसून से कुछ बरसात होती है शीत ऋतु में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो इस कंडीशन में जब बारिश होती है तो बारिश होने की कंडीशन को उसको कहते हैं मावठ। क्या कहेंगे, मावठ या मावटा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावठ कहा जाता है। चल रहा है मौसम बारिश का, क्या कहेंगे, मावट कहेंगे। यानी कि अभी जो बारिश हो रही है यही तो कंडीशन है। शीत ऋतु में जो बरसात होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है, और ऐसी बरसात को राजस्थान और मध्य प्रदेश में मावट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर है, इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चक्रवात जो होते हैं उन्हीं के कारण ये बरसात होती है। अब जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर बनता है वो बनता है दोस्तों बरसात के बारे में, यानी वर्षा के बारे में। तो मैं थोड़ा आपको वर्षा के बारे में स्पेशल हेडिंग डाल के बताना चाहता हूँ कि बरसात होती क्या है, कैसे होती है। ठीक है, बरसात एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि ग्रीष्म ऋतु जब होती है यानी गर्मियाँ पड़ती हैं। अब गर्मियाँ पड़ती हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े सागर वगैरह जो होते हैं उनमें क्या होता है, बाष्पीकरण की अभिक्रिया होती है। बाष्पीकरण यानी आप लोग सब जानते होंगे, बाष्पीकरण यानी होता है पानी का वाष्प में बदल के ऊपर उठना, बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और एक और मैं आपको विशेष बात बता दूं कि पानी आप लोग जानते हैं दो प्रकार का होता है, मीठा व खारा। कैसा होता है, मीठा व खारा। अब मीठा जो पानी होता है ये कुछ ही मात्रा में होता है, और खारा पानी लगभग काफ़ी मात्रा में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 100% पानी हो तो 1% पानी ही उसमें लगभग पीने योग्य होता है, एक में भी कम चला जाता है, जिसको मनुष्य, पेड़ पौधे वगैरह सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जल संरक्षण को लेकर भी काफ़ी प्रयास चलाए जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि भाई जल संरक्षण जो है, जल संरक्षण के सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जल का संरक्षण किया जाए, तो जल का संरक्षण आखिर कर क्यों रहे हैं, हमारी ये बात क्यों समझ में नहीं आती। या हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि यार ये जल का संरक्षण क्यों कर रहे हैं, जब पृथ्वी का 71% हिस्सा जलमग्न है और 29% हिस्सा स्थल है। ऐसी कंडीशन में सरकार हमसे कह रही है कि आप जल का संरक्षण करिए, जल का दुरुपयोग मत करिए। तो इसका कोई तो रीज़न होगा, ये क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि आपको पता है मीठा पानी जो होता है लगभग नदियों में, तालाबों में, झीलों में, तालाब, झील और या जो स्थलीय स्रोत होते हैं वहाँ पर लगभग मीठा जल पाया जाता है, और मीठा जल जो होता है उसी को हम उपयोग कर सकते हैं। एक दोस्तों प्रैक्टिकली हम एक उदाहरण करते हैं। आपको पता चला कि आपके पास कोई एक तालाब है, ये एक तालाब है, इस तालाब के पानी का क्या हुआ, बाष्पीकरण हुआ। ठीक है, इस तालाब के पानी का 100% इसमें पानी था, तालाब के पानी का बाष्पीकरण हुआ, तो हमने अनुमान लगाया कि 10% पानी का बाष्पीकरण हो गया, 90% पानी वहाँ रह गया। अभी 10% पानी जो है बरसात के साथ जब ज़मीन पर गिरेगा तो हमने मान लिया कि इसका जो 10% पानी था एक नाले में बह के निकल गया। हमने वो नाला हमारे क्षेत्र के आधार पर देखा कि भाई वो पानी जो था वो भैंसुआ नाला में होके बह गया, भैंसुआ नाला में। भैंसुआ नाला कहाँ ले जाएगा, पार्वती में।
पार्वती में जब जाएगा, पार्वती का पानी जाएगा चंबल में, चंबल का पानी जाएगा यमुना में, यमुना का पानी जाएगा गंगा में, और गंगा का पानी जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अब ये जो पानी है बंगाल की खाड़ी, भाई समुद्र वाला हिस्सा हो गया, आप पता है वहाँ का पानी खारा होता है। अब ये तो पूरा मीठा पानी हुआ ना, ये 10% पानी बह के गया। अब वहाँ पर क्या होगा, ये 10% पानी जब खारे पानी में मिलेगा तो लगभग इसका एक अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% हिस्सा जो है वो खारे पानी में बदल जाएगा और 5% हिस्सा जो है वो मीठे पानी में रहेगा। अब मीठे पानी में रहेगा तो इसका मतलब ये कि मीठे पानी का वाष्पीकरण होगा और मीठे पानी की ही बर्फ जमती है। दोस्तों याद रखना, मीठे पानी की बर्फ जमती, खारे पानी की बर्फ नहीं जमती है। तो 5% पानी वाष्पीकरण होगा, वापस बारिश होगी, और वापस बारिश होगी तो इसी कंडीशन में बह के फिर 5 का 2.5 बचेगा, फिर बारिश होगी 2.5 का फिर आधा, फिर 2.5 का आधा, यानी एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों जल संरक्षण करिए। तो जल संरक्षण करने से क्या होगा, जो पानी मीठा पानी है उसको इस तल पे ही आप रखिए, वहीं के वहीं उसका वाष्पीकरण होगा, बारिश में बदलेगा और वापस वहीं के वहीं वो संरक्षित रहेगा। यानी महासागरों में जाने से पानी को बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है, क्योंकि वो ऐसी जगह से अगर जाएगा तो वो कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, और खारा पानी किसी भी यूज़ का नहीं होता है, इसलिए जल संरक्षण किया जाता है। अब बरसात का मैटर क्या है दोस्तों, बरसात कैसे होती है? बरसात होती है दोस्तों कि मान लीजिए बरसात होने का रीज़न, पहले आप भारत का एक छोटा सा नक्शा बना लीजिए, क्योंकि भारत के बरसात के बारे में भी हमें चर्चा करना है। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा, आपको पता है इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, भारत के इस हिस्से में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर दक्षिण में आपको भारत के मिलेगा हिंद महासागर, हिंद महासागर, और इधर पश्चिम में आपको मिलेगा अरब सागर। क्या मिलेगा? अरब सागर, ठीक है। इन जो जगह 3 और समुद्रों से या पानी से घिरी रहती है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए तो दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो इन 3 कंडीशंस के कारण क्या होता है, भारत में वर्षा की कंडीशन बनती है। तो ये जो हिस्सा है, जैसे आप इस दिशा को अगर पूर्व कहें और इस दिशा को आप क्या कहें, पश्चिम कहें, ये वाली दिशा पश्चिम हो गई और नीचे वाली दिशा क्या हो गई, दक्षिण हो गई। तो बीच वाली दिशा को कहेंगे दक्षिण पूर्व और इनके बीच वाली दिशा को कहेंगे दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों यहाँ 2 मानसून बनते हैं, क्योंकि जब मानसून उठते हैं तो भारत में 2 प्रकार के मानसून उठते हैं। एक तो ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, और एक ही हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखिए जरा, अब आपको समझना है, आपको क्या समझना है कि भाई बारिश कैसे होती है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बारिश होने का रीज़न होता है दोस्तों, जब किसी सागर, महासागर या जलीय स्रोतों से वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण होने के साथ जो वाष्प रहती है वो ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ के क्या होती है, जो आर्द्र वायु से वो टकराती है तो ठंडी होती है, और ठंडी होने के साथ वो क्या होता है, वायु जो होती है, मैंने कल आपको बताया था, निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र से, यानी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश है, इस तरीके से मध्य प्रदेश का थोड़ा सा नक्शा बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। ये मध्य प्रदेश का नक्शा, अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आज अपना काम चलाना है। तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये पूरा भारत है, भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश है, हृदय प्रदेश इसको अपन कहते हैं। तो जब वाष्पीकरण की कंडीशन होती है तो वाष्पीकरण किस तरीके से हुआ, सागरों महासागरों से जल का वाष्पीकरण हुआ, और आपको पता है 21 जून वाली कंडीशन, यानी कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है 21 जून को 23 सही 1/2, और यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। और जब गर्मी का मौसम होता है तो मैंने आपसे कहा है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है तो आपको पता है इधर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, दक्षिण की तरफ ठंड पड़ रही होगी, क्योंकि सूर्य का जब उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ती है। तो इधर जो उच्च दाब वाली वायु है वो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलेंगी, यानी यहाँ से जो वायु है वो इस तरफ चलेंगी, ऊपर की तरफ, इस तरफ, यहाँ से लेके इस तरफ ऐसे वायु चलेंगी, उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ चलेंगी।
तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून हुआ, यानी कि यहाँ से जो मानसून बनेगा यानी बाष्पीकरण हुआ, इन हवाओं के साथ चलता है तो जो आर्द्र वायु होती है वो इनके साथ बह के आगे की तरफ बढ़ती है, ये इधर से आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये वाली जो कंडीशन बन जाती है इसको दोस्तों कह देते हैं क्या, मानसून। मानसून, इसको भी क्या कह देंगे, मानसून। अब ये मानसून जो होता है ये आगे की तरफ बढ़ता है। एक मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि बारिश कैसे होती है। आप अपने दैनिक जीवन में क्या करेंगे, एक कोई भी बर्तन लेंगे, उसमें पानी गर्म करेंगे, और पानी जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें वाष्प बन के ऊपर की तरफ वो उठता है, और ऊपर या तो आप अपनी हथेली लगा लीजिए या फिर आप कोई एक थाली लगा लीजिए। तो बाष्पीकरण जब होता है तो ऊपर की तरफ जो वाष्प जाता है वो थाली से टकराएगा, और थाली से टकरा के क्या होगा, वो बूंदे जो उसकी वाष्प जो है वो धीरे धीरे इकट्ठी हो जाएगी, और इकट्ठी होने के बाद वो क्या होता है दोस्तों, बूंदों के रूप में नीचे टपकने लगती है। यही तो बारिश होती है। ठीक है, आया है समझ में। यानी क्या होता है कि वाष्पीकरण के द्वारा पानी ऊपर उठा और ऊपर किसी एक थाली से टकराया, और उसकी जो वाष्प थी वो धीरे धीरे इकट्ठी हो गई यानी संघनित हो गई, और वो बूंदों के रूप में टपकने लगी, इसी को बारिश कहते हैं। अब ऐसे भाई यहाँ पे ये तो हमारा प्रैक्टिकल था, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन थाली लेके बैठा है ऊपर, तो दोस्तों थाली वाली कुछ नहीं होती, पर्वतों के कारण बरसात होती है। किसके कारण होती है, पर्वतों के कारण। कैसे होती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आगे की तरफ बढ़ा। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एक ये पर्वत है और एक ये पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, और ये कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। अब ये दोनों पर्वतों से कारण जब ये मानसून आके टकराता है तो टकरा के क्या होता है, ये संघनित हो जाती है बूंदें, और खूब ज़्यादा बारिश करवाता है। अब आपको पता है ये तो अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि समाप्त हो चुका है, तो यहाँ विशेष रूप से बरसात नहीं करवाएगा। और ये विलोक पर्वत है, यानी काफ़ी ऊंचा पर्वत है, तो इस क्षेत्र में ये खूब बरसात कराता है, इस क्षेत्र में खूब बरसात होती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बरसात जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। 80% बरसात जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। इसका कोई विशेष हिस्सा नहीं होता है। आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मेघालय एक राज्य पड़ेगा। कौन सा राज्य है, मेघालय। ये जो दक्षिण पूर्वी मानसून उठता है, ये सीधा यहाँ पर हिमालय पर्वतीय हिस्सा है पूरा, और मेघालय में गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी जयंती पहाड़ियों से ये पूरा मानसून टकराता है और यहाँ पर ढेर सारी बारिश करवाता है। तो विश्व में सबसे अधिक बरसात वाला क्षेत्र यहीं पर है, मेघालय में विश्व में सबसे अधिक बरसात होती है। अब दोस्तों यहाँ का जो मानसून होता है ना, यहाँ का मानसून ये आगे की तरफ बढ़ता है। इधर आपको पता है भारत का एक राज्य है जिसको हम राजस्थान कहते हैं, गुजरात के ऊपर राजस्थान होता है। अब दोस्तों राजस्थान से एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कम बरसात होने का रीज़न क्या है। तो दोस्तों राजस्थान में कम बरसात होने का रीज़न है, जैसे ये आपकी ये इस तरीके से ये पट्टी चल रही है, ये यानी कि कौन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो ये मान लीजिए आपका अरावली पर्वत है, राजस्थान का अरावली पर्वत। अब ये अरावली पर्वत जो है अपने यहाँ के दक्षिण पश्चिम मानसून के समांतर है, समांतर यानी उसी दिशा में है, इसलिए राजस्थान में कम बरसात होती है। क्यों होती है भाई कम बरसात, समांतर होने का रीज़न क्या हुआ। तो दोस्तों समांतर होने का रीज़न ये हुआ, अभी मैंने आपसे कहा कि सतपुड़ा पर्वत तो इस कंडीशन में है, दक्षिण यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो ये तो मानसून निश्चित रूप से रोकेगा। लेकिन अरावली पर्वत तो ऐसा है, तो मानसून जब ऐसे उठेगा तो अरावली पर्वत से टकरा के दो भागों में बटेगा। दो भागों में बटता है तो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान के, यानी अरावली पर्वत दोस्तों राजस्थान को ही दो भागों में बांटता है। राजस्थान का 30% हिस्सा इधर रह जाता है, लगभग 40 और 60% हिस्सा अरावली पर्वत के उधर होता है, जो पूरा रेगिस्तानी है, और 30% 40% हिस्सा अच्छी कंडीशन में, बारिश भी ठीक होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अरावली पर्वत से टकराया, दो हिस्सों में बट गया। अब जो एक हिस्से की मानसून होती है वो उधर चली जाती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर जाके काफ़ी दूर तक कहीं पर कोई पर्वत होगा तो बारिश होती है, नहीं तो मानसून जो होता है अधिक दूर तक जाके क्या होता है, कम सक्रिय हो जाता है, फिर उससे बारिश नहीं होती। लेकिन इसका कुछ हिस्सा आप देखेंगे ऊपर उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत से टकरा के लगभग धर्मशाला में खूब बारिश होती है। ऐसे कंडीशन में ऊपर पूरा हिमालय पर्वत है उत्तर में, तो उनसे टकरा के भारत में खूब बारिश होती है। और वहीं से जब मानसून लौटता है तो अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सर्दियों में बारिश होती है, जो अभी वर्तमान में हो रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बरसात होती है। आप लोगों को मैंने बरसात के बारे में बता दिया। अब हमें सीखना है कि मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण किस तरीके से होता है।
मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण क्या है, या मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है, वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है। तो एक छोटा सा हम नक्शा बनाएंगे मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का हम एक छोटा सा नक्शा बनाएंगे और उसके आधार पर हम यह बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा का वितरण है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। देखिए, नक्शा जल्दबाजी में बनाया है, अगर मैं पहले बना लेता तो अच्छा बनाता दोस्तों। अब अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो बरसात के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। वो भी किस आधार पर, तो औसत वर्षा के आधार पर। अब औसत वर्षा क्या है, तो 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है कितनी, 112 सेंटीमीटर। अब औसत वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र ये होता है औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र या औसत से निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कह देंगे इसको, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इस क्षेत्र को कहेंगे हम औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र यानी बहुत ही कम हो गया, ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसको आप कह सकते हैं औसत वर्षा वाला क्षेत्र, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, अब औसत वर्षा वाला क्षेत्र लगभग यहाँ पर भी यही कंडीशन होती है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। और नीचे जो दक्षिणी हिस्सा होता है ये औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। ये दोस्तों ये भी इसमें कुछ जो खाली पार्ट बच रहा है ये भी इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है, ऐसे करके ये इस तरीके से। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है कितनी, 112 सेंटीमीटर, और इसको हमने 4 भागों में बांट लिया। औसत वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, औसत वर्षा वाला क्षेत्र और औसत से अधिक बरसात वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर कितनी बारिश होती है, तो दोस्तों 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में, और यहाँ 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के करीबन बरसात होती है औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर बरसात होती है औसत वर्षा वाले क्षेत्र में, और यहाँ 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर बरसात होती है जहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, सरल सी बात है। अब आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है इसमें पश्चिमी हिस्से की अपेक्षा अधिक बारिश होती है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ये तो सम जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ नहीं है, तो इस क्षेत्र में अधिक बरसात होती है। अब यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है दोस्तों, यह जिला जो है वो भिंड है। और भिंड में एक तहसील है जिसको गोहद कहते हैं, यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है 55 सेंटीमीटर, सबसे कम बरसात होती है 55 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मध्य प्रदेश में सबसे कम बरसात होती है भिंड जिले में, और भिंड में भी गोहद नाम की जगह है जहाँ 55 सेंटीमीटर जो होती है लगभग बरसात होती है। और ये औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप कहेंगे पचमढ़ी में होती है। कितनी होती है, तो लगभग 199 सेंटीमीटर। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है, इसके बारे में काफ़ी तथ्य मैं आपको बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर, और मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। सबसे कम बरसात होती है भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्न वर्षा वाले निम्नलिखित में से कौन सा जिला निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप दोस्तों सरल से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं, इस आधार पर आप आराम से डिवाइड करके बता सकते हैं कि इधर कौन से जिले होंगे। लगभग ग्वालियर और चंबल संभाग में औसत से यानी कितना निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। कोई सा भी जिला जाए तो ये टीकमगढ़ ये लगभग औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबलपुर संभाग के कुछ जिले, यहाँ होशंगाबाद वगैरह आप ये कह सकते हैं। नीचे खंडवा खरगोन ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, लगभग ये आपका क्लियर होगा बरसात वाला मैटर जो है। अब कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे अभी मैंने आपको मानसून के बारे में बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून मैंने बताया, और दक्षिण पूर्वी मानसून मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पड़ता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रीवा पन्ना के पठार में बरसात कहाँ से होती है। तो आप दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा यानी दक्षिण पूर्वी मानसून से बरसात होती है। दक्षिण पूर्वी मानसून से यहाँ बरसात होती है। इसी को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, इसी को विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र भी कह सकते हैं। और विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में आप कहें कि किन मानसूनों से बरसात होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी बरसात होती है और दक्षिण पूर्वी मानसून से भी बरसात होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीवा पन्ना के पठार में दक्षिण पूर्वी मानसून से बरसात होती है, और रीवा पन्ना का पठार भी विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या विंध्य प्रदेश आप कह सकते हैं। तो विंध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी दोनों मानसूनों से बरसात होती है। ये विशेष रूप से आप लोगों को याद होना चाहिए। दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश में समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश में समवर्षा रेखा माना जाता है 125 सेंटीमीटर को। किसको कहेंगे, मध्य प्रदेश में समवर्षा रेखा है क्या 125 सेंटीमीटर। और ये समवर्षा रेखा जो होती है मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की जो समवर्षा रेखा है 125 सेंटीमीटर वो किन जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जिला पड़ेगा जिसको हम सीधी कहेंगे। सीधी के बाद यहाँ पर आपका जबलपुर पड़ेगा, और जबलपुर के बाद पड़ेगा कौन सा, सिवनी। तो इन तीन जिलों से होकर मध्य प्रदेश की समवर्षा रेखा यानी 125 सेंटीमीटर जो होती है वो गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ये क्वेश्चन लगभग आपका क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सारे तथ्य, कुछ स्पेशल तथ्य हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बरसात को लेके या अन्य चीज़ों को लेके बनते हैं, जो हमने मध्य प्रदेश की ऋतु के बारे में पढ़ा है। अन्य तथ्य, ठीक है दोस्तों, अन्य तथ्यों में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, सोया स्टेट कहते हैं, सोया स्टेट। तो दोस्तों सोयाबीन जिस समय कटता है वो समय होता है सितंबर और अक्टूबर का। क्या समय होता है, सितंबर और अक्टूबर का। और सितंबर और अक्टूबर को मध्य प्रदेश में कहा जाता है द्वितीयक ग्रीष्म ऋतु। क्या कहते हैं, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु या दूसरी ग्रीष्म ऋतु किसको कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर माह में जो गर्मी पड़ती है, जिस टाइम पे सोयाबीन काटा जाता है उस टाइम पे जो गर्मी पड़ती है उसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया
कि मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु में बरसात होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मावटा कहते हैं या मावट कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है तापांतर को लेकर। तापांतर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तापांतर क्या होता है। तो तापांतर से हमारा सीधा अर्थ ये होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ताप प्लस अंतर, यानी तापमान में अंतर। तापांतर दोस्तों दो प्रकार का होता है, दैनिक और वार्षिक। दैनिक और वार्षिक। दैनिक तापांतर यानी कि एक ही दिन में तापमान में जो अंतर हो। तापमान में कैसा अंतर कि सबसे ठंडा समय और सबसे गर्म समय, वो दैनिक तापांतर हो गया 24 घंटे के अंदर जो होगा। वार्षिक तापांतर यानी कि सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडा महीना, वो वार्षिक तापांतर होता है। तो दोस्तों अपने यहाँ मध्य प्रदेश में जो तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, वो दैनिक हो या वार्षिक हो, वो होता है मार्च के महीने का। कौन से महीने का? मार्च के महीने का। ये भी बेहद ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किसके द्वारा होती है? तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बरसात होती है। ये मैंने आपको बता भी दिया है। और रीवा पन्ना पठार में दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है, और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र है वह दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा बरसात होती है। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे तथ्य थे। काफ़ी मैंने, अगर आप किताबों में देखें तो शायद आपको इतना कुछ मिले जितना मैंने आपको बताया है। काफ़ी संग्रह करके मैंने आप लोगों के सामने इस मैटर को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैटर काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत इसके साथ की है। मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में सारे के सारे जितने तथ्य होते हैं वो मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। दोस्तों याद करने का अब एक ही तरीका आपके पास है, एक बार आप वीडियो देखें और जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं उस बुक में इस मैटर को निकाल के देखें और उसके बाद फिर वीडियो देखें। डेफिनेटली मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको ये मैटर जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ जैसे अभी ये जो मैटर है इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए तो पढ़ने वालों को थोड़ी देखना है कि क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है और क्या चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सबका अलग अलग सब्जेक्ट में विशेष करके रुचि होती है। अब जिसको जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो ऐसा तो नहीं है कि वही परीक्षा में आए, है ना। समझ रहे हैं ना आप कहने का मतलब? यानी जो टॉपिक है वो आपको सारे के सारे पढ़ना है, वो इंटरेस्टिंग हो या ना हो। इंटरेस्टिंग अब आगे भी आएंगे, कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो होते हैं ये जियोग्राफी से संबंधित तथ्य होते हैं। अगर आप इंडियन जियोग्राफी या वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़े होते हैं, बरसात के बारे में अगर आप सब पढ़े होते हैं, हालांकि मैंने आपको इतना बता दिया कि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी और आप समझ गए होंगे कि बरसात किस तरीके से होती है, सर्दी और गर्मी किस तरीके से पड़ती है। हर तथ्य मैंने आपको क्लियर करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप विशेष रूप से क्लियर करेंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे, क्रम वाइज ही पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप नीचे सारे वीडियो क्रम से देखें तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि इनका एक दोस्तों क्रम बनता है। कुछ ही क्रम बनेंगे कुछ टॉपिक्स के, इसके बाद आप किसी भी तरीके से उसको पढ़ें, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों कल मैंने जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मालवा क्षेत्र में मैंने आपको कहा था कि समजलवायु के बारे में, कि कौन व्यक्ति ने यहाँ समजलवायु इसको कहा है और किसके दरबार में वो यहाँ पर आया था और यहाँ क्या जानकारी लेने के लिए आया था। तो दोस्तों लगभग इसका सभी ने बहुत ही शानदार आंसर दिया है, बहुत ही शानदार तरीके से कमेंट्स मैंने सबके देखे हैं, सबने ज़बरदस्त आंसर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा विशेषकर रुचिकर जो आंसर दिया है वो दिया है सतीश मीना ने। किसने दिया है? सतीश मीना ने। ठीक है दोस्तों, इनका आंसर बड़ा शानदार है। आप कमेंट्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके इनका आंसर देख सकते हैं। तो सतीश मीना के लिए हम RBS कॉम्पिटिटिव ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इनके लिए भगवान से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दुआएं मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा मैटर था मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। और आज का दोस्तों क्वेश्चन बनता है, आज का जो क्वेश्चन बनता है वो है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, समताप रेखा, समवर्षा रेखा और समताप रेखा, इनके बारे में आपको इनके इंग्लिश नेम बताना है।
इनके जो इंग्लिश नेम होते हैं ये आपको बताना है, समताप रेखा और समवर्षा रेखा। और इनके बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सारी की सारी डिटेल आपको बताना है, क्योंकि ये विशेष रूप से इनके बारे में पूछा जाता है और अंग्रेजी में इनके नाम परीक्षाओं में आते हैं। यानी ऐसे कोई भी आपको इंग्लिश में नाम दे दिया कि भाई ये क्या है, जैसे आपको कह दिया इंग्लिश में कहा है लेकिन मुझे नहीं पता, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ अभी समवर्षा रेखा क्या है, तो सीधी सी बात है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है, सिंपल सी बात है। और मैंने अभी आपको बता ही दिया कि मध्य प्रदेश में 125 सेंटीमीटर जो है ये समवर्षा वाली रेखा है और 3 जिलों से होकर ये गुजरती है, सीधी, जबलपुर और सिवनी से होकर। बाकी आपको इन सब के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा मैटर मध्य प्रदेश जीके को लेके, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में विशेष अध्ययन किया है और आगे भी हम मध्य प्रदेश जीके को लेके और भी आकर्षक वीडियोस आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स के माध्यम से आज के क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका फ़ोटो और नाम यहाँ पर दिखाया जाए और नाम अनाउंस किया जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। जय मध्य प्रदेश।